वो कुछ लोग तो खत्म भी हो गए। 11th फिजिक्स तुम्हारा कब है फिजिक्स का? 27 फेब। और स्टार्ट कब हो रहे हैं? बीट्स में क्या होता है? यू हैव टू साउंड वेव्स, ए साइन omega 1t, another is y2 which is a sine omega 2t. Two sound waves or almost the same frequency, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 12 से कम है। दिस इज 2 पाई f1 t हो गया। दिस इज a इंटू साइन 2 पाई f2 t। So the frequency are very nearby, very close। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 12 से कम है, less than 12। It's a must for the phenomena of beats to occur। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 12 से कम होगा तो क्या होगा? एट अ रेगुलर इंटरवल यू विल बी एबल टू हियर। सबमिट एग्जाम कब है? सर 9th को है। अच्छा अच्छा, ओके। मैं अभी बीट्स करा रहा था, बीट्स का रिवीजन। तो बीट्स कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन यू हैव टू सोर्सेज ऑफ साउंड हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड and their frequency difference is less than 12। तो क्या होगा कि when these two sound waves superimpose तो resulting wave आएगा, and the resulting wave में will be able to hear the large sound or the faint sound at regular interval of time। दोनों को तुम ऐड कर लोगे, कॉमन ले लोगे, वो तुम डेरिवेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है पहले। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज f1 - f2। हमने अज्यूम किया f1 f2 से बड़ा है, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। और टाइम इंटरवल बिटवीन टू लार्ज साउंड लाउड साउंड will be simply its reciprocal। Time interval between two large sounds would be 1 over f1 minus f2। तो एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो इस पे एक तो डेरिवेशन आ सकता है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके ऐड करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना, या न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा वो समझ लेते हैं। सपोज वी हैव टू ट्यूनिंग फोक्स। एक का फ्रीक्वेंसी है मान लो 510, दूसरे का फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, विच इज अननोन। And suppose you sound these two tuning forks together such that number of beats are 4, 4 beats per second। मतलब चार, 1 सेकंड में 4 बार तुम्हें लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। इन 1 सेकंड यू हेयर लाउड साउंड 4 टाइम्स। या ये भी हो सकता है दे गिव इन अ क्वेश्चन लाइक 12 beats in 3 seconds। मतलब 1 सेकंड में 4 बीट हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि f1 डिफरेंस f2 इज बेसिकली 4। तो f1 की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 514 एंड 506। राइट, 514 भी हो सकता है, 514 हर्ट्ज, और 51, 510 में से 4 माइनस करो
506 भी हो सकता है. So there are two possibilities for the answer of unknown tuning fork. अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास दो आंसर आएंगे. करेक्ट आंसर कैसे आएगा? करेक्ट आंसर के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दी होगी. वो इस तरह से है कि सपोज एक ट्यूनिंग फोक है. अगर तुम उसको लोड करते हो, उसमें कुछ वैक्स लगा दो उसके प्रोंग्स पे, तो लोडिंग से क्या होता है हमेशा? ऑन लोडिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा कम हो जाती है. ये रिजल्ट लिख लेना. इफ यू लोड prongs of a tuning fork with wax, तो उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा. और दूसरी बात, अगर उसको तुम फाइल करोगे तो क्या होगा? फाइलिंग से, नेल फाइल करते हैं ना, फाइल करने से प्रोंग्स को प्रोंग लाइटर हो जाएगा. जब प्रोंग लाइट हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. इफ यू वैक्स, यू पुट वैक्स ऑन द prong ऑफ a tuning fork, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. तो समय तुम्हारे लास्ट पेपर है अभी फिजिक्स का? यस सर, लास्ट होगा. 12th क्लासेस कब शुरू हो रही है? 12th 22nd से इंग्लिश है, तो 22nd या 23rd से. अच्छा, फेब में ही? हाँ, सब में होंगे सर. तो बहुत जल्दी हो रहा है इस बार. सर, और बाकी पेपर कैसे हो गए? बाकी तो सर ठीक ही गए, ज्यादा अच्छे नहीं गए. ज्यादा अच्छे नहीं गए? क्यों? सर केमिस्ट्री का बहुत हार्ड पेपर आया था, अच्छा. और मैथ्स का अच्छा था. मतलब सही था, बट मेरे को थोड़ा मेरा टाइम छूट गया, पेपर लेंदी था. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मान लो इसमें मैं एक्सटेंड को दे रखी दैट ऑन लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फोक, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है. लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फोक, बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 8. ये मैं इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर हम अनलोड अननोन ट्यूनिंग फोक को लोड करते हैं तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो जाती है. देन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो अज्यूम कर लो कि हमने अननोन की फ्रीक्वेंसी 514 ले ली, तो उसको जब लोड करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके हो सकता है 513 हो जाए, 512 हो जाए, है ना? तो अगर ऐसा होता है तो 510 के साथ बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम कम हो रही होएगा. है ना? जबकि बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है. बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दूसरे ट्यूनिंग फोक किसका डिफरेंस. तो इसका तो 514 था ना नॉन वाले का. इसको मैंने अज्यूम किया कि आंसर ये है, तो अगर इसका ये था तो डिक्रीज, लोडिंग किया तो लोडिंग से तो डिक्रीज होगा ना. 513 हो गया, 512 हो गया, 510 हो गया. तो इसकी बीट फ्रीक्वेंसी इसके साथ तो डिक्रीज हो रही है. मतलब 514 आंसर पॉसिबल नहीं है. तो आंसर कौन सा पॉसिबल हो सकता है? ये वाला. क्यों? 506. देखो, इस अननोन की फ्रीक्वेंसी 514 थी, तुमने इसको लोड किया, तो लोड करने पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मान लो ये हो गई 511, हो गई 510 मान लो. तो अब इसकी इसके साथ ब्रीथ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बढ़ेगी कम होगी? दोनों का डिफरेंस. क्यों? 513 माइनस 510 कितना हुआ? 3 हो गया. पहले 4 था, अब 3 हो गया. 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो कम हो गई. जबकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है ऑन लोडिंग? ब्रीथ फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हो गई है. तो ये तभी पॉसिबल होगा दैट व्हेन द करेक्ट आंसर इज 506. तो करेक्ट आंसर हैज टू बी 506. व्हाई? बिकॉज जब इसको तुमने लोड किया, हो सकता है फ्रीक्वेंसी 505 हो जाए, और कम होकर 504 हो जाए, या 502 हो जाए, है ना? तो जब तुम इसकी ब्रीथ फ्रीक्वेंसी इसके साथ निकालो 510 के साथ, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8. द करेक्ट आंसर इज दिस. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. देन मैंने बताया था वो स्पीड ऑफ साउंड
कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, याद आ रहा है? स्पीड ऑफ साउंड in air, initially Newton proposed that it is an isothermal process. तो न्यूटन ने अपना लॉ दिया दैट स्पीड ऑफ साउंड शुड बी p by rho. But then Laplace corrected it. So the correct formula is Laplace Newton formula. Laplace said that speed of sound or motion of sound in a gas is adiabatic process. And he gave this formula gamma p by rho. ये तो आ रहा है ना सब में तुम्हारे एग्जाम में? वे यस। हम्म, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमें मालूम है सबको. पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास इनटू आर टी. तो पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एम इज मास ऑफ द गैस, एम इज द मोलर मास. तो यहां से वी कैन फाइंड वॉल्यूम को नीचे ले आओ या तो मास को ले आता है नीचे. तो पी वी बाय एम इज इक्वल टू आर टी बाय एम. जगह पी डिवाइड बाय मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू आर टी बाय एम. मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो p by rho is RT by m. That means speed of a gas का एक फॉर्मूला ये हो गया, और speed of sound in a gas, that other formula is gamma RT by m. दूसरा फॉर्मूला ये. तो इस पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो डिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स the speed of sound in a gas depends, or air also you can say. तो गामा इज बेसिकली रेशियो स्पेसिफिक हीट्स, इस पे डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ गैस में मोलर मास लिया जाता है. प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा. प्रेशर पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गैस, डेंसिटी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी. इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, डेंसिटी वुड डिक्रीज द सेम, इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन. मतलब पी बाय रो मोरलेस विल बी द कांस्टेंट. तो speed of sound in a gas does not depend upon the pressure. P by rho will change in the same manner. मतलब P by rho constant रहेगा. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे करेगा डिपेंड. डेंसिटी पे करेगा. एज अ रिजल्ट इट विल डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी ऑल्सो. इन ए मोर ह्यूमिड डे, अगर एक किसी दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी कम है, ज्यादा है? डेंसिटी। एयर की डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, ह्यूमिड है उसमें. हम्म. अगर ह्यूमिड है, उसका मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है. वाटर का मोलर मास कितना होता है? 16 प्लस 2 18. जबकि एयर में प्रिडोमिनेंटली कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. उसका कितना होता है मास? 28. सो इट्स मोर ह्यूमिड, डेंसिटी ऑफ एयर वुड बी लेस. अगर तुम खुद सोचो, जब तुम पानी उबालते हो चाय बनाने के लिए, तो वो उसके वेपर्स ऊपर जाती नीचे आती? दे राइज बिकॉज दे लाइटर. तो ऑन ए ह्यूमिड डे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज. डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज. देन इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वो तो तुमने देख ही लिया है. v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. तो ये भी आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट t1/t2. इसमें एक चीज का ध्यान रखना, दैट यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर. t1 t2 हैज टू बी इन केल्विन. इसमें होना चाहिए बताइए. समय तो और कोई तुम्हारा कोई डाउट है, कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहे हो तो फिर देख लो. यस सर। हम्म. सर रोटेशन में क्वेश्चन थे होते हैं अच्छा. जो हो अजी समझ नहीं आ रहे थे। मेरे को भेजो.
असाइनमेंट में, हाँ सर, असाइनमेंट में। असाइनमेंट भेजो जरा, ग्रुप में डाल दो, कर लेते हैं। भेज रहा हूँ सर। क्वेश्चन बताओ कौन सा है। सर 28। 24, 28। 28। तो देखो श्योर क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का। A particle start rotating from rest according to the formula theta दे रखा है, calculate the angular velocity and the angular acceleration. Angular velocity, initial angular velocity omega naught होती है, which is 2 pi f naught. F naught is frequency. Final angular velocity होती है 2 pi f. F is the final frequency. If alpha angular acceleration अगर कांस्टेंट है, तो तुम्हारी जो इक्वेशंस हैं वो होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह से, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। या फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगी। या फिर इक्वेशन हो जाएगी थर्ड इक्वेशन की तरह, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाई 2 पाई। दीज आर द इक्वेशंस टू बी यूज्ड ओनली एंड ओनली एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जैसे तुम्हारी वो थी ना इक्वेशन ट्रांसलेशन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब ये इक्वेशन यूज हो सकती है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कॉस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, क्वेश्चन 28, रोटेशनल। थीटा इज इक्वल टू 3t³ डिवाइडेड बाय 20, है ना, माइनस टी स्क्वायर बाय 3। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एक दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो लेट्स फिगर आउट कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट है तभी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो इफ आई डिफरेंशिएटेड वंस तो आएगा डी थीटा बाई डी टी। 3/20 तो कांस्टेंट है। t³ का डेरिवेटिव कितना होता है, याद है, भूल गए सब। 2t² 3t² हो गया। 3t। डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन इज एन टी एन माइनस, 19 ये यूज कर लिया। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t। 2t राइट। by 3। तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो ये आ गया 9t² माइनस 20 माइनस 2t/3 आ गया एंगुलर वेलोसिटी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा डी ओमेगा बाई डी टी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया तो 18t/20 आ गया। टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, -2/3 आ गया। ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो नाउ यू नोटिस दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, टी पे डिपेंड कर रहा है वो। अल्फा में टी की टर्म आ रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है मोशन की, हम ये इनको यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं होंगी। इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो तभी यूज होती है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है।
इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड में तुम ये वाला फॉर्मूला इसमें सीधा सीधा टी डाल दो, 5 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। और अल्फा में भी डाल दूं टी, हाँ, उससे आंसर एक्सीलरेशन। अल्फा में डालोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, मतलब एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यस सर। तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो उसको डिफरेंशिएट करना था हमें। और बताओ। सर 29th ही नहीं हुआ। A rod of length I whose lower end is the resting along the horizontal plane starts to topple from the vertical position। मतलब इस तरह से कोई रखा हुआ है, एक रॉड रखी हुई है, इसकी लेंथ एल ले लो, मास एम ले लेते हैं, इसका सेंटर मास इसके L/2। एल बाय टू हो जाएगा। अब ये गिर रहा है इस तरह से, टॉपल हो रहा है। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी द अपर एंड व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो इससे तुम क्या यूज कर सकते हो, सोचो जरा। टॉपल जब भी होता है वो रोटेट करता है, इस एंड के बाद रोटेट कर रहा है वो। सो यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये रॉड वर्टिकली खड़ी हुई है तो कौन सी एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विच इज सेंटर मास इसका यहाँ पे है, एम जी। हाइट कितनी हो गई, एल बाय टू, एम जी एच। रॉड का सेंटर एल बाय टू है ग्राउंड से। तो जब पूरा गिर जाएगा इस तरह से, तो कौन सी एनर्जी होगी, इसकी स्पीड से बोलते ओमेगा ले लेते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन याद आ गया। यस सर। और फिर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सो वी बेसिकली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ओके सर। और बताओ। सर 30th भी नहीं। क्या हम्म। क्वेश्चन नहीं समझ आया? 30th। लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कौन सा डलेगा। 1/2 ml²। नहीं नहीं, रॉड के मैंने दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे तुम्हें, फिर रिमेम्बर। 1/3, सॉरी। एक था सेंटर सेंटर से मास के लगेगा। अबाउट था, वो था 1/12 ml²। लेकिन इसका रोटेशन एंड के अबाउट हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तुम 1/3 ml²। ठीक है। तो एम जी एल बाय टू 1/2 ml² बाय 3 वाला एंड के अबाउट डालना है तुम्हें। 2 से 2 कट जाएगा, एक एल कट जाएगा, मास से मास कट जाएगा, तो 3 g इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो लीनियर वेलोसिटी निकाल दो। तो एंगुलर वेलोसिटी तो इसकी आ गई 3 g/l द रूट। और लीनियर वेलोसिटी और उसमें क्या रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी में, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v हो जाएगा, इस एंड का निकालना है वेलोसिटी, तो ये l है। रोटेशन इसके अबाउट अबाउट हो रहा है, रोटेशन एंड के अबाउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा एल ओमेगा। इसका आंसर आएगा 3 gl।
ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा बताया? सर 38। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शो द ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ। अच्छा सॉरी, ये तो उसका हो गया ग्रेविटेशन का। Two small ball A and B, each of mass m, are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. The structure rotates about the perpendicular bisect of the rod at an angular speed omega. Calculate the angular momentum of the individual balls about the system about and of the system of the axis of rotation. ठीक है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन 30, फिर करते हैं वो भी। क्वेश्चन 30, एक रॉड है, लाइट रॉड है, उसका मास नहीं लेना है रॉड का। देयर आर टू बॉल्स ए एंड बी, दोनों का मास m है, इसका भी m है, and they are rotating about this axis with angular speed omega. तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का निकालना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बताओ? ये L है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2, इसकी कितनी हो जाएगी L/2। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है I ओमेगा। आए। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L इज एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों बॉल का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, तो मैं एक का निकाल के ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है। एक बॉल का मास हो गया m, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr², तो m L/2 होल स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इनटू ओमेगा। टू क्यों करा मैंने? बिकॉज दे आर टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ द सेम मास। सो आंसर आएगा तुम्हारा mL² ओमेगा/2। ये है एंगुलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। और लेंथ डिस्टेंस डी दे रखा है ना। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन का, एक मिनट। Above the perpendicular base of the rod, calculate the angular momentum of the individual ball and the... अच्छा, इंडिविजुअल बॉल का भी निकालना था, इंडिविजुअल बॉल का तो इसका आधा हो जाएगा। mL² ओमेगा/4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, एल की जगह डी डी दे रखा था सर, ठीक है, एल को डी डाल देना। और बताओ। सर 70। 70। यस सर। A bullet of mass 10 gram and speed 500 meter per second fired into a door and gets embedded at exactly the center of the door. The door is 1 meter wide and weighs 12 kg. It is hinged at one end and rotates about a vertical axis perpendicular without friction. Find the angular speed of the door just after the bullet embeds into it. श्योर है 70 क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, समझ लो क्या हो रहा है।
एक डोर है जो कि एक एंड के बाद रोटेट कर सकता है, ठीक है। एंगुलर स्पीड ओमेगा ले लेते हैं। अब बुलेट आ रही है, उसका बुलेट का मास मैं एम ले लेता हूँ, स्मॉल एम। और बुलेट ने इसको हिट किया सेंटर पे, वी स्पीड से इसने हिट कर दिया इसको। डोर इज 1 मीटर वाइड, ये विड्थ है 1 मीटर है। और डोर का मास 12 kg है। बुलेट का मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। स्पीड उसकी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। तो इस दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू, जैसे कि हम इम्पल्स में करते थे ना। इम्पल्स, अगर तुम लीनियर इम्पल्स की बात करो, इम्पल्स क्या था? फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एफ डेल्टा टी। अगर हम किसी, जैसे क्यू बॉल है, उसको तुमने बिलियर्ड्स में हिट करते हैं ना क्यू से, उसको हम इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। या फिर हम किसी नेल को अगर हैमर करें, फॉर अ शॉर्ट मोमेंट वी अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन इट, तो उसको फोर्स इनटू डेल्टा टी इम्पल्स हो जाता है। एंड इम्पल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। डेल्टा भी बाय डेल्टा टी फोर्स होता है ना, एफ डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। तो हम बुलेट का मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा? बुलेट का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम द बुलेट वुड बी एम वी आर। एम दे रखा है बुलेट का 10 ग्राम, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। स्पीड भी दे रखी है 5। आर कैसे आएगा? आर के लिए डोर इस हिंज के बाद रोटेट कर रहा है ना, तो डोर का विड्थ 1 मीटर है, तो सेंटर पे हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाँ, हाफ फीट हो जाएगी। डोर के वो सेंटर पे हिट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where द बुलेट हिट द डोर इज हाफ मीटर फ्रॉम द हिंज, जहां से वो रोटेट कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इतना आ जाएगा। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम को तुम इक्वल कर दो पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं इसमें। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो क्या होगा? डोर का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? देखो बुलेट तो ऑलमोस्ट मासलेस मान सकते हैं, उसमें एम्बेड भी अगर हो गई है तो इनटू आई ओमेगा से तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डोर। डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? हाँ, डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें इस एक्सिस की बोर्ड निकालना है ना। यस सर। वैसे तो रेक्टेंगुलर बॉडी का कोई होती है ना, तो उसका फंडा ये होता है कि जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे बी है, ये एच है, ये एल है, वो फॉर्मूले में नहीं आती। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 मास। जैसे इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एच के पैरेलल है, तो इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्सिस तुम्हारा ये वाला है, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन नहीं आएगी, वो दे भी नहीं रखी है, सिर्फ ये ले लो 1 मीटर वाली। तो लेकिन एंड के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/3 ml स्क्वायर। एल 1 मीटर हो जाएगा। इससे आंसर आएगा। डोर को हम थिन रॉड की तरह ले लेंगे, बिकॉज ये वाला डायमेंशन
एक्स जो डायमेंशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है वो उसमें नहीं आता है। और है कोई? सर 74। Prove that the velocity of translation of a rolling body like a ring disc at the bottom of inclined plane of height h is given by this formula। ठीक है, तो हो जाना चाहिए। कंजर्वेशन एनर्जी लगाओ। ये आ सकता है, तुम्हारे भी आ सकता है 72 एग्जाम में। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगाएंगे? हाँ, रोलिंग ऑन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन आ सकता है। कर लो उसको, अभी कराया तो शायद मेरे को याद आ रहा है। एक बॉडी यहाँ पे है जो रोल कर रही है, उसका मास m, रेडियस r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेते हैं। इनिशियली रेस्ट पे ले लेते हैं इसको। इसको हमने अलाउ किया रोल करने के लिए। हाइट इसका h ले लो, वन और डायग्राम। जब यहाँ रीच कर रही तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, ओमेगा ले लेते हैं, और ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी होगी। डायग्राम बना लो। अब अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट द बॉटम एंड द टॉप, दोनों पे लगाओ। टॉप पे रेस्ट में लेंगे ना? हाँ, ओनली पोटेंशियल एनर्जी वुड बी देयर। एट द टॉप यू हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एट द बॉटम कौन कौन सी एनर्जी हो गई? हाफ mv² बिकॉज वो ट्रांसलेट कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एट द बॉटम इट हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। It has two types of energies: kinetic energy of translation half mv square and half omega square। वहां पे कौन सी एनर्जी है इसकी? mgh। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसमें के रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में दे रखा है ना। तो अभी तो आई के टर्म में निकाल देता हूं मैं। प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा को रिप्लेस कर दो v बाई आर से। एज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया v बाई आर से। तो हाफ mv² हाफ आई v बाय आर का होल स्क्वायर इक्वल टू mgh। इतना कर लो। ऑफ हाफ mv² कॉमन ले लो, देगा 1 प्लस आई v² बाय, v तो कॉमन ले लिया मैंने, आई बाय mr² आ गया। मास से मास कट कर दो। तो यहाँ से v² निकालो, क्या देखो कितना आ रहा है। तो v² आ गया 2gh/1 + I/mr²। ये प्रूव करना था। अब एक तो तुम ये फॉर्मूला याद कर लेना। दूसरी बात, रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने बताया था
If we assume the total mass to be concentrated of a body at one point whose distance is k from the axis, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, m k², k is radius of gyration. Radius of gyration is basically distance of the point where you assume total mass of body to be concentrated such that moment of inertia remains the same. उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं. तो I को तुम m k² से रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारा आंसर आएगा k²/r² आ जाएगा. इस पे पता है किस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. जैसे मान लो एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक डिस्क है और एक होलोस्फेयर है. ठीक है, इन सब के मासेस सेम है, रेडियस भी सेम है. ऑल हैव द सेम मास एंड रेडियस. दे आर अलाउड टू रोल डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन. सबसे ज्यादा स्पीड से कौन पहले पहुंचेगा बताओ? विच विल हैव द हाई स्पीड? रिंग, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा वाला पहुंचेगा. अच्छा नहीं, सबसे कम. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r². हाँ. डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r². होलो सिलेंडर का भी सेम होता है रिंग की तरह. अगर होलो सिलेंडर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m r² होता है. होलो स्फीयर का कितना होता है, श्योर याद है? 2/5 mr². होलो स्फीयर का सबसे ज्यादा होता है 2/3 m r². सॉलिड स्फीयर का कम होता है 2/5 m r². सॉलिड स्फीयर का कम होता है. सबसे ज्यादा होलो स्फीयर का हो गया, रिंग का सबसे ज्यादा हो गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम स्पीड से पहुंचेगा और सबसे बाद में पहुंचेगा. दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम में भी आ सकता है. इट कुड बी टाइम वाइज ऑल्सो एंड स्पीड वाइज ऑल्सो. तो किस जिसका मोमेंट सबसे लीस्ट किसका है यहाँ पे? इसका 0.5 हो गया, इसका 0.66 हो गया. सॉलिड यस. डिस्क और सॉलिड सिलेंडर. डिस्क एंड सिलेंडर विल हैव द सेम स्पीड, सेम टाइम पे रीच करेंगे. उनकी स्पीड किससे ज्यादा होगी? उससे ज्यादा आएगा ये वाला होलोस्फेयर, वी होलोस्फेयर. और सबसे बाद में कौन पहुंचेगा सबसे कम स्पीड से? रिंग, बिकॉज रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कंसेप्चुअल. और फिर 74th भी नहीं हुआ. a solid disk, a ring, and both of radius are placed on a horizontal table simultaneously with initial angular speed. ये छोड़ दो, रोलिंग वाला नहीं आएगा. ठीक है सर. फिर 78th भी नहीं हुआ. सेंटर ऑफ. 78 इंटीग्रेशन से होगा, इसको छोड़ो. ठीक है. और 89th. 89 करा देता हूँ वैसे. इसका तुम अगर ये वाला व्यू देखोगे तो इस ऊपर दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं 2T. यस सर. इसका mg डाउनवर्ड लग रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, और ये रेडियस आर है, तो उसमें दो इक्वेशन बनाएंगे. एक तो टॉर्क की इक्वेशन, टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो.
मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। एम जी का मोमेंट तो जीरो हो गया क्योंकि ओ से पास कर रहा है। टू टी का कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर आर, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है? आई अल्फा के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे मैंने यूज किया summation of moment is equal to I alpha. I is moment of inertia, alpha is angular acceleration. दूसरी इक्वेशन, ये सपोज डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, एम जी बड़ा है, -2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरी इक्वेशन प्योर रोलिंग की करोगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बस इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहली वाली कैसे बनाई सर? मोमेंट ऑफ फोर्स टॉक इक्वल टू आई अल्फा, समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉक इक्वल टू आई अल्फा यूज किया मैंने। दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैंने ओ के बाद मोमेंट निकाल लिया। एम जी ओ से पास कर रहा है, उसका मोमेंट जीरो हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। तो टू टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ से? आर। बस अब फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा को रिप्लेस कर देना और फिर दोनों को सॉल्व कर लेना। टू टी आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। दो अननोन है टी एंड ए, आ जाएगा। ए को रिप्लेस कर दो फिर टी को। ठीक है। और कुछ ग्रेविटेशन में और सर इसका बी पार्ट जो है, द स्पीड ऑफ द सिलेंडर। क्या था इसका? द स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट और उसमें फॉल्स। कंजर्वेशन एनर्जी लगा देना। ठीक है कंजर्वेशन सर। ऑफ एनर्जी। एक बार अल्फा अगर आ जाएगा ना, यस सर। तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हो। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज वो रोल करता हुआ जा रहा है ना सिलेंडर। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है सर। और सर वो ऑसिलेशंस में एक क्वेश्चन था। बताओ। 27। ऑसिलेशन में 27। हाँ सर। हार्मोनिक वेव। हम्म। सर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ होल वाला। क्या? सर अल क्वेश्चन में a body is dropped in a hole drilled across diameter of the earth showed that it executes SHM। वो उसको छोड़ो, वो नहीं आएगा अब। नहीं आएगा, ठीक है सर। अर्थ वाला ना, हाँ सर। वो अब आते नहीं है। वो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस से हट गए हैं। वो एंट्रेंस में जब हो सकता है आ जाए, बट अभी तो नहीं आएगा वो। अर्थ को अब अगर हम एक होल ड्रिल कर दें, तो तुम्हें मालूम है ना ग्रेविटेशन में क्या होता है? ग्रेविटी यहाँ पे अगर इससे डिस्टेंस एक्स हो, तो हमें ग्रेविटी कितनी होती है पता है? ग्रेविटी डेप्थ सौम्य याद है? शौर्य, क्या बात कर, रूट कहाँ से आएगा इसमें? जी इंटू वन माइनस डी बाई आर था। ठीक है। और ग्रेविटी डेप्थ तो ये आएगा आर माइनस डी डिवाइड बाई आर। आर माइनस डी हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस जो कि एक्स है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लगेगा। ठीक है। तो फोर्स इस मास पे जो होगा, दैट वुड बी एम जी डी। डायरेक्शन नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जाएगा एम जी एक्स आर। ये आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ के सेंटर में कोई मास रखा है, उसको हमने डिस्प्लेस किया एक्स डिस्टेंस से, तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो फोर्स हो जाएगा माइनस एम जी डी माइनस एम जी आर। सो दैट मीन्स फोर्स को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं? फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन।
mg x/r, मास से मास कट जाएगा, दैट विल प्रूव दैट a इज माइनस g/r इंटू एक्स, मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, इट इज SHM। और फिर तुम इसको कंपेयर कर लोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√r/g। अगर हम अर्थ में होल कर दें थ्रू एंड थ्रू और किसी मास को रिलीज करें, इट विल ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड दिस मच। ये इसका आंसर आता है 1.4 आवर्स। अगर तुम्हें पता, मैंने बताया सैटेलाइट में, फिर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, उसको एक पूरा राउंड लेने में अर्थ का इतना टाइम लगता है, 84 सेकेंड्स। ये वो क्वेश्चन था। तुम्हारे क्या डाउट थे, ग्रेविटेशन में डाउट थे? अच्छा ठीक है, तो ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेते हैं संबित। ठीक है सर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट फंडामेंटल फोर्स है। एंड if there are 2 point masses separated by distance d, then the force of attraction between them would be given by this formula, gm1m2 by d square. This is the formula for gravitational force, where capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11. G का यूनिट तुम यहां से निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होगा। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स बट इज द मोस्ट प्रेवलेंट। वाई? बिकॉज मासेस जो हैं यूनिवर्स में इतने ह्यूज हैं दैट द फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज। वैसे देखा जाए तो काफी वीक फोर्स होता है ये। इसे कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। ठीक है, हमने वर्क डन में भी, एनर्जी में भी किया था ये। और इट्स अट्रैक्टिव ओनली, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, दे आर अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड रिपल्सिव ऑल्सो, पर ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मान लो 2 पॉइंट मासेस हैं m1 m2। तो अगर यूनिवर्स में क्या होता है कि अगर जितने भी सिस्टम्स हैं, टू पार्टिकल्स टू बॉडी सिस्टम में, अगर वो रोटेट नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो एक्सेलरेट होके एक दूसरे पे ज्वाइन हो जाएंगे। सो एवरी सिस्टम टू रिमेन independently, exist independently, they rotate about their center of mass। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं, तो अगर वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, देन ओनली दे विल बी स्टेबल, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव फोर्स से पास पास आ जाएंगे। मान लो 3 मासेस हैं, तीनों इक्वल हैं, दे आर प्लेस ऑन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड से एक्स ले ए ले लेते हैं। तो दिस सिस्टम, if it wants to be independent, it will rotate about their centroid। Similarly, अगर मैंने दो masses लिए हैं all equal, दोनों को equal ले लेता हूँ, if they want to be independent, they have to rotate about their center of mass। तो इसमें क्या होगा? They might ask you what is the time period of oscillation, rotation, what is the speed of rotation। In fact, उसमें एक question भी है, दोनों बताता हूँ, ये तो एनसीईआरटी में ही है। You find the time period or angular speed of the system if 3 point masses placed on a vertices of equilateral triangle rotate about their center of mass or centroid, find the time period or the speed। तो इसमें क्या रोटेट क्यों कर रहा है वो? रोटेट इसलिए कर रहा है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे शुरू करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले वाला सिस्टम कर लेते हैं 2 पॉइंट मासेस का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा एक मास पे? mv स्क्वायर बाय
ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ डी पूरी। दे आर रोटेटिंग अबाउट ओ। तो रोटेशन का रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो mv² by r, r इज d/2। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी सिस्टम को, मास को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए यू नीड टू हैव ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। r कितना होगा, d/2। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Gmm/r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। एक मास कट जाएगा तो v² आ जाएगा, एक डी भी कट जाएगा इससे, Gm/2d। दैट इज v इज इक्वल टू √Gm/2d। तो मतलब दोनों मासेस विल रोटेट अबाउट ईच अदर अबाउट दिस स्पीड। और अगर एंगुलर स्पीड पूछी है तो v हो जाएगा ω/r। r क्या है, r है d/2। सो एंगुलर स्पीड भी निकल आएगी। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट करना है। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट मासेस हैं एंड दे आर रोटेटिंग एज अ सिस्टम, फाइंड द एंगुलर स्पीड। इसको कर लेते हैं अब। इसमें क्या करोगे, इस ए को कंसिडर कर लेते हैं, इस वाले मास को। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा। कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज Gm बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज a²। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मास a। लिख लो एक बार इतना। सर ए क्या है? a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। a इज साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये मान के चलो कि 3 मासेस हैं और they are connected by 3 massless rods of length a and they are rotating about the center of mass। तो अब अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला 60 डिग्री। तो वेन एवर टू फोर्सेज एट 60 डिग्री आर एक्टिंग, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना होता है, √3 टाइम्स ईच फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। लिख लेना ये भी। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, if two vectors of equal magnitude act at an angle 60 degree, the resultant vector is √3 times each। अगर 60 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा होगा √3 टाइम्स ईच। अगर 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे दो इक्वल वेक्टर, तो रिजल्टेंट हमेशा होता है √2 टाइम्स ईच। ये रिजल्ट याद कर लेना। तो अब ये जो रिजल्टिंग फोर्स है कहाँ लग रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा ये, इस तरह से ये एफ आ जाएगा, √3f। अब इस √3f से हमें क्या मिल रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। तो दिस √3f विल बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। तो हमने इसको इससे इक्वेट कर दिया। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो mv²/r इज इक्वल टू √3 टाइम्स f है हमारा Gm²/a²। एक m कट जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, वो तुम रिजल्ट याद करो, 12th में भी तुम्हारे काम आएगा। कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है
तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वर्टेक्स के साथ हमेशा कितना होता है? a/√3। याद कर लेना ये रिजल्ट ट्वेल्थ में भी काम आएगा। अगर किसी इक्विलर ट्रायंगल की साइड ए है तो उसके सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा a/√3 होता है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगा a/√3। तो v² = √3 gm/a²। आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a/√3 से। ये तुम्हारा स्पीड आ गया। √3 से √3 कट जाएगा, gm/a। तो इतनी स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। इसका रूट ले लो फिर। रूट ले लो ऐसे। अगर उसने एंगुलर स्पीड पूछी तो कैसे निकालोगे? एंगुलर स्पीड होगी v/r। अगर एंगुलर स्पीड पूछी तो v/r हो जाएगा। ओमेगा को v/r, तुम्हें पता है a/√3 होता है। तो ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट, वेरिएशन जी। We all know that Earth has mass m, radius capital R, and on the surface of Earth, acceleration due to gravity होता है gm/r², which is 9.81 meter per second square और 981 centimeter per second square और 32 feet per second square. But there's variation in gravity because of many factors. One is shape of the earth. अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से gravity is different at different places. Radius of the earth at equator is more. This is equator and this is pole. So radius at equator is more than the radius at the pole. तो gp क्या होगा? gm/r, p² हो जाएगा। g क्या होगा? gm/re² हो जाएगा। तो ग्रेविटी कहाँ पे ज्यादा होगी? Gravity will be more at poles compared to gravity at the equator. This is because of the shape of the earth. Because radius ज्यादा है वहां पे। तो पहला डिफ वेरिएशन अर्थ की ग्रेविटी में आता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। As earth is not perfectly spherical, radius of earth is more at the equator. It's like this. Second is due to height. इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, हमने किया हुआ है। न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकते हैं। As we move away from the earth,
तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज हो जाएगा, G mm by r+h होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज h इज द ऑल्टीट्यूड. फोर्स डिवाइड बाय मास विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट gh ले लिया मैंने, दिस वुड बी Gm/r+h का होल स्क्वायर. So at a height, gravity, as we go up, gravity will reduce. पहले हमने फोर्स निकाला दोनों, अर्थ और उसके बीच में, मास के बीच में. अर्थ का मास हम अर्थ के सेंटर में लेते हैं. फिर इसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आर बाहर निकाल लो, जगह 1+h/r. न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इजी हो जाता है इससे करना. तो Gm/r² 1+h/r का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये टर्म हो जाएगी ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. So we can use this formula to find or solve numericals. ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में होल्ड करेगा. इसमें कई बार अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं कि अगर सपोज हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है अर्थ की सरफेस से, इफ एच इज वेरी लेस कंपेयर टू कैपिटल आर, तो बायनोमियल लग जाता है. बायनोमियल, 1+x⁴n is approximately 1+nx, provided x is between 1 and -1. तो अगर हम यहाँ पे बायनोमियल लगाएं तो जी एच हो जाएगा GE, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, 1+h/r का होल स्क्वायर -2 हो गया. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला. ये तभी यूज होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अदरवाइज ये फार्मूला मोस्ट एक्यूरेट है, ये हर सिचुएशन में सही आंसर देगा तुम्हें. क्वेश्चन लिखो एक. फाइंड फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ where gravity reduces by where gravity reduces by first part 50%, second part 75%, and the last part by 99%. reduces by लिखा है मैंने, ठीक है, करो.
बाद में डाल देना। तो फर्स्ट पार्ट में था ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय, है ना? तो मतलब जी एच की वैल्यू कितनी कम हो गई? 25%। पहला पार्ट क्या है? 50%। अच्छा, तो जी एच इज बेसिकली 50% ऑफ जी हो गया ना। तो अगर कोई चीज 50% से रिड्यूस हो रही है तो मतलब 50% ही बचा। तो जी एच का फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी। जी डिवाइड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50% ऑफ जी। तो 50% जी हो जाएगा 50 × g/100। इसको काट दो, जी को 50 से इसको काट दो, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों साइड का रूट ले लो। ये आ गया। दैट इज h/r इज इक्वल टू √2 - 1। तो h इज इक्वल टू √2 - 1/r। तो √2 होता है 1.41। 0.41 इंटू आर, आर होता है 6400 किलोमीटर। इतनी हाइट पे ग्रेविटी बिकम्स किलोमीटर में है ये। 0.41 × 6400 किलोमीटर। इतनी हाइट पे ग्रेविटी 50% रह जाती है। सेकंड पार्ट में क्या था? रिड्यूसेस बाय, है ना? तो रिड्यूसेस बाय अगर 75% है, रिड्यूसेस बाय 75, कितना बचा बेसिकली? 25% बचा ना फिर तो 25% ऑफ जी हो गया। तो इस बार जी एच इक्वल टू 25% जी कर दो। तो g/1 + h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25%, मतलब 25/100 कर दो। दोनों साइड से जी काट दो, स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। जी से जी कट जाएगा, दोनों साइड का रूट लेके रेसिप्रोकल ले लो। h इज इक्वल टू 2r। तो अगर हम अर्थ के सरफेस से डबल द हाइट जाएं तो वहां पे ग्रेविटी 25% रह जाती है। इफ यू गो at a height h equal to 2 times the radius of earth, gravity will be 1/4। H इज इक्वल टू आर नहीं आएगा बट इससे। हम्म। H इज इक्वल टू आर नहीं आएगा सॉल्व पर। सॉरी सॉरी, h equal to r आएगा, हाँ। मतलब at a height h equal to r, gravity is 1/4। लास्ट पार्ट करो अब। H इज इक्वल टू 9 आ रहा है। लास्ट पार्ट में रिड्यूसेस बाय 99%, मतलब कितना परसेंट बचा? 1%। तो जी एच हो गया 1% ऑफ जीई। जी एच इज जीई ओवर 1 + h/r का होल स्क्वायर। जी से जी काट दो, दोनों साइड का रूट लेके रेसिप्रोकल ले लो। h इक्वल टू 9r। So at a height h equal to 9r, gravity is 1%. Then variation in gravity due to depth, अभी बताया था मैंने।
इसका डेरिवेशन 3 मार्क का आ सकता है, याद कर लेना। तो करा हुआ है ना। तो अगर हम सपोज डी डेप्थ में अगर अंदर जाएं अर्थ के, ओनली दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बी एबल टू अट्रैक्ट इट, एंड एट दिस पॉइंट gravity is ge on the surface of earth into 1 minus d by r। डेप्थ का ये फॉर्मूला है। फिर ये ग्राफ भी आ सकता है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डिस्टेंस। ये अर्थ है, ये रेडियस आर है, सेंटर ऑफ अर्थ पे ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं आर। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से हम जाएं दूर तो पहले ग्रेविटी इंक्रीज होती है, सेंटर पे जीरो होती है। इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी इज आर माइनस डी, तो एक्स हो जाता है ना। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो एज यू सी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ग्रेविटी बढ़ेगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाती है रेडियस ऑफ अर्थ पर। फिर देन इट डिक्रीज बाय 1/r²। तो यहाँ पे ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, देन इस वजह से प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस तरह से वेरिएशन होता है। वेरिएशन इन ग्रेविटी विद डिस्टेंस। एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड फाइंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, find depth from the surface of earth where acceleration due to gravity, where acceleration due to gravity is the same as at a height h equal to 5r, where acceleration due to gravity is the same as at a height h equal to 5r। करो। दोनों ग्रेविटी इक्वेट करनी है बस। ग्रेविटी एट a height is the same as gravity at the depth। h तो मैं दे रखा है कितना, 5r। d निकाल लो बस इक्वेट करके।
दोनों को इक्वेट करो। आ गया। जी एच हो जाएगा G/1 + h/r का होल स्क्वायर, एच को डाल दो 5r/r। ग्रेविटी डेप्थ हो जाएगा 1 - d/r। जी से जी कट गया, आर से आर कट गया। 1/36, 1 - d/r। डी आ जाएगा 35/36 × r। ये इसका आंसर है। ये है सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से पूछा तो आर में से इसको माइनस कर दो। दिस इज फ्रॉम द सरफेस, डी इज ऑलवेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबमिट तुम्हारा है 5th 9th को है ना, मंडे। यस सर। हाँ 5th। मंडे। अच्छा अच्छा। हाँ तो फ्राइडे तो होगा ना तुम आओगे क्लास में। यस सर बिल्कुल। ठीक है। फ्राइडे को और डाउट्स कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन के। ठीक है सर। एंडिंग द क्लास।